हमारे जज्बात ऐसे थे कि हमको डर का तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। हम लोगों ने तो ये सोचा है देश को बचाना है, देश के लिए काम करना है, हमने पीछे नहीं हटना है। कमांडर साहब ने ब्रीफ किया कि हम लोग बहुत कम हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप में से जो वॉलंटियर होते हैं देश सेवा के लिए, रेज योर हैंड्स। तो हमने आज खरीद लिया। देश प्रेम, सरहद की लकीरें खींचने से पहले मातृभूमि का बोध है देश प्रेम। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उस दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ब्रिगेडियर उस्मान को अप्रोच किया। उन्होंने उनसे बोला कि आप पाकिस्तान आ जाइए, क्योंकि उनका धर्म मुस्लिम था, और उनको बोला कि आप पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको पाकिस्तान चीफ का पद देंगे। बट ब्रिगेडियर उस्मान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी थे। उन्होंने निश्चय लिया कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा, भले आप मुझे कोई भी उपाधि दे दें, लेकिन मैं इस देश में ही रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने इसको साफ तौर पर मना कर दिया। मिट्टी के लिए प्राण न्यौछावर करने की सोच है देश प्रेम। वर्दी मर्दों के कपड़े पा ले और वर्दी पा के ठाठे बन के कोई सही न करे भाई, आदमी है या औरत है, और ऊपर पगड़ी बन रही। वो लोग सोचते थे आप लोग आदमी हैं, औरत नहीं। आदमी औरत नहीं। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? 15-16 साल। 15-16 साल। देश प्रेम वो भाव है जब न उम्र आड़े आती है न ओहदा। देश पर बनाती है तो हाथों को हथियार बना लेना है देश प्रेम। ये पूरा यहाँ पर भारतीय फौज थी? भारतीय फौज थी, लेकिन घेरा उनका था। घेरा था पाकिस्तान में। लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई। किले में लड़ रहे सब कंधे न कंधा मिला के फौजियों के साथ। नौशहरा के ऊपर 10,000 आदमी ने अटैक किया था। ब्रिगेडियर उस्मान एक वो आइडेंटिटी है जो कि एक सोल्जर की डेफिनेशन। नरवी ने जब बोला उस्मान, द जॉब यू हैव डन एक्सीलेंट। जवाहरलाल नेहरू ने हमको बुलाया था, हम लोग जम्मू में गए थे, 3 लड़के थे हम। नरवी ने दिया था एक घड़ी और एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर और रिकॉर्ड 25। जो बाल सैनिक थे, जो स्थानीय बच्चे थे, पहाड़ों में अच्छी तरह से चढ़ना उतरना जानते थे, वाकिफ थे यहाँ के हालातों से पूरी तरह से, तो उसका भरपूर फायदा भारतीय सेना को मिला। सारे सैनिक और बाल सैनिक पूरे जोश और बहादुर के साथ लड़े। ये बहुत ही बड़ी बात है, ब्रिगेडियर रैंक का कोई अधिकारी जिसको वीरगति प्राप्त हुई हो। शहीदों को सलामे दगे, सलामे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। युद्ध भूमि में सबसे वरिष्ठ रैंक के अधिकारी जो वीर गति को प्राप्त हुए वो थे ब्रिगेडियर उस्मान। उन्होंने कहा था, मृत्यु तो देर सवेर सबको आनी है, लेकिन इससे बेहतर मृत्यु और कहां कि होम हो जाए अपने मंदिरों में देवताओं और पूर्वजों के अस्थि भस्म को सुरक्षित रखते हुए। पर वंदे मातरम की ये जो कहानी है वो मृत्यु के बारे में नहीं है, वो जिंदगी के बारे में है, संघर्ष के बारे में है, शौर्य के बारे में है।
वंदे मातरम की इस कहानी के 3 किरदार हैं। तिरंगे की हिफाजत करते हिंद के सैनिक, 16 साल की एक लड़की जिसने मिट्टी की लाज के लिए मेहंदी रचे हाथों में हथियार थामा, और 12-14 साल के बच्चे जो गोला बारूद के बीच रणभूमि में बेखौफ होकर हिंदुस्तान के लिए लड़े। पर जिस समय ये कहानी शुरू होती है, उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। इसीलिए इस कहानी में भारतीय सेना का किरदार कुछ समय बाद शुरू होगा। ये उस दौर की बात है जब भारत की आजादी और पाकिस्तान के जन्म के साथ 2 देशों के बीच एक स्वतंत्र वजूद की ख्वाहिश के साथ खड़ा था कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह को सबने समझाया कि अकेले रहने का फैसला व्यावहारिक नहीं होगा। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय हुआ तो कई हिस्सों ने हिंसा देखी। कश्मीर और लद्दाख के इलाके तो कमोवेश बचे रहे, पर जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान का नतीजा भुगता था जम्मू ने। अगस्त के मध्य से ही सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई थी। 17 अगस्त को बंटवारे की बारीकियों के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार शुरू हुआ। पाकिस्तान से मदद मांगी जाती तो वो ऐसी किसी हिंसा से ही इनकार कर देता था। महाराजा हरि सिंह अभी भी सोच रहे थे कि वो स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, पर ये उनकी गलतफहमी थी। आखिरकार हुआ वही जिसकी आशंका थी। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपनी सेना को नहीं भेजा, बल्कि क्रूर और अत्याचारी कबायलियों को जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसपैठ करवा दी। कबायली बेहद क्रूर थे। मजहबी कट्टरता उनके भीतर कूट-कूट कर भरी हुई थी। हत्या, बलात्कार उनके लिए बहुत सामान्य चीजें थी। वो लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। निहत्थी जनता के पास बहुत ज्यादा उपाय थे नहीं। गांव-गांव में कोहराम था, चप्पे-चप्पे पर कत्लेआम था। क्रूरता का खेल भले ही कबायली खेल रहे थे, पर इसमें दिमाग पाकिस्तानी सेना का था। कबायली 40-50 के छोटे समूह में आते और लूटपाट मचाते। हर ओर हाहाकार था। हिंदू और सिख परिवारों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। कबीलाई लश्कर काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड थे और उनका अप्रोच काफ़ी नॉन टैक्टिकल था। रादर देन मिलिट्री, वो सिविल टारगेट्स पे फोकस थे। लूट किया और पॉपुलेशन को तंग किया, हैरेसमेंट किया, तो उससे पॉपुलेशन यकीनन पाकिस्तान सेना के बरखिलाफ हो गई। और जब उनके बरखिलाफ हो गई तो उन्हें रियलाइजेशन हुई लोकल पॉपुलेशन को कि हमारे सेवियर तो भारत सेना है, और अगर भारत सेना हमें बचा रही है तो हमें भारत सेना की मदद करनी चाहिए। जो हमारे हिम्मत थी, जो हमारे लोगों की, रिफ्यूजियों की, जो जिनमें रिटायर्ड फौजी भी थे सेकंड वर्ल्ड वार के, जो लड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी फ़ौज का शाना बशाना साथ दिया। वहाँ के अवाम ने फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिफेंस किया। कश्मीर के राजा की सेना थी, पर छोटी सी, और उसके मुस्लिम सैनिकों ने भी पाकिस्तान के बहकावे में आकर विद्रोह कर दिया था। बचे हुए सैनिक कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं पड़ रहे थे। नौशेरा के इर्द गिर्द लगभग सभी इलाकों पर अब तक कबायलियों की मौजूदगी हो चुकी थी। पर कहते हैं ना, सबसे विषम परिस्थितियों से सबसे विराट व्यक्तित्व निकलते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व था सरदारनी प्रीतम कौर का। आज 92 साल की हो चुकी है।
लेकिन तब केवल 16 साल की थी। किले में लड़ रहे सब कंधे ना कंधा मिला के फौजियों के साथ। हाँ, और अब मेरे जोड़े आदमी सुन वो चले जाने सुन बाहर, आज पीछे बच्चियों की हिफाजत, बच्चे किले रो बोल ना कोई उतरा, कोई दुश्मन ना ऊपर चढ़ी जाए, और किले जो पहरा देना, राती दिन खड़े रहना, इस तरह। प्रीतम कौर की नई नई शादी हुई थी, पति राजा की फौज में थे, उन्हें गिलगिट इलाके में तैनाती थी। शादी के चंद रोज बाद ही कबायलियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। राजा के बाकी सैनिकों के परिवार भी नौशेरा के किला धराल में रहते थे, वहीं रहती थी प्रीतम कौर। कंधे ना कंधा मिला के लड़े, और ऐसे ही सिखलाई दी थी जेठ ने, और बेचारा पेंशन आया सूबेदार, उसने सिखलाई दी थी ऐसे दुश्मन को मारना, बेंट कैसे मारना, फैर कैसे करना, और जा जावे छपो कैसे करनी, वो सिखलाई फिर उन बातें दी थी जेठ है। ये किला धराल है। राजा महाराजा जो हैं वो ऐसे किलों का निर्माण करते थे ताकि ऊंचाई से वो दूर से अपने आते हुए दुश्मनों को देख सकें, उनसे मुकाबला कर सकें। इन किलों की दीवारें भी ऐसी रहती थीं जो हमेशा उन्हें सुरक्षित रखती थी। लेकिन 1947-48 में यही किला आम नागरिकों की सुरक्षा की वजह बनने वाला था। यहाँ पर रहकर किस तरीके से आम नागरिकों ने अपनी सुरक्षा की, अपने देश की सरहदों की हिफाजत की, ये उसका नमूना है। न केवल यहाँ के जो लोग थे, बल्कि मीरपुर से जो हिंदू और सिख परिवार थे वो पलायन करके इन्हीं दीवारों के बीच महफूज रहने के लिए आ रहे थे। यहाँ महिलाओं ने भी हथियार उठाए थे। ये भारत के हौसलों की मिसाल है, मिट्टी की रक्षा का संकल्प जहां लोगों में कूट कूट कर भरा है। प्रीतम कौर ने लड़कों का पहनावा अपनाया, सर पर बांधी पगड़ी, और उसके साथ ही किले में मौजूद हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सर पर बांधी। अब वर्दी मर्दों के कपड़े पा ले। हाँ, आई कल तो फौजी ने वर्दियां उसले घरों के कपड़े होते सर, और वर्दी पा के ठाठे बन के कोई सही न करे भाई आदमी है या औरत है, और पगड़ी बन ली, हाँ, रफल से रख ली या सोटा रख लिया। पूरे इलाके में कबायलियों का आतंक था। किले तक पहुंचने की भी इन लोगों ने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार पीछे धकेल दिए। किला धराल पर कभी भी दुश्मन का कब्जा नहीं हो सका। किले में मौजूद लड़के लड़कियां ही उनके लिए काफी थे। 15 साल के सरदार बसंत सिंह भी यहीं रहा करते थे। हमारी फैमिली तो इधर की किला धराल की रहने वाली थी, तो हमारे लोग जो पुराने फौजी एक्समैन थे, तो ये आंदोलन चल गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब, तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। हिंदू मुसलमान का आपस में फसाद हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया। कई इलाकों में सुरक्षा की तलाश में हिंदू और सिख परिवार यहीं पनाह लेने लगे। मीरपुर से सरदार बलदेव सिंह भी किला धराल की ओर ही आ रहे थे जब उस उन्माद में उनके माता पिता की हत्या कर दी गई। पिताजी तो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब के डेड बॉडी आगे आई है, पीछे ब्रिगेडियर उस्मान साहब आए हैं। तो मैं उसको सोचा कि देखिए आगे डेड बॉडी आ रही है, पीछे कमांडर साहब की पेट्रोल आ रही है, इनके गार्ड भी साथी यही थे। ये अत्याचार भी इन सब का हौसला नहीं तोड़ पाया, पर लंबे समय तक आक्रमणकारियों से यूं मुकाबला नहीं हो सकता। महाराजा हरि सिंह भी सच्चाई को समझ रहे थे। वो मदद की गुहार लिए भारत के पास आए। ये 1947 में ईद से एक दिन पहले की बात थी। 25 अक्टूबर को बकरीद थी और घुसपैठियों ने उस रोज के लिए खौफनाक योजना बना रखी थी। वो उन्होंने मतलब एक प्लान बना रखा था कि हम ईद हम बनाएंगे, इन सभी को ख़त्म करके ना फिर ईद बनाएंगे। हम ईद से पहले ख़त्म कर देंगे इनको, सबको मार डालेंगे। हाँ, सबको मार देंगे। हमारी गाड़ी इधर थोड़ी थी, इधर शहीदगढ़ में, तो वो बोलते थे हम इनको ख़त्म करके
तो हम ईद बनाएंगे तो ये हमारा सब इलाका हमारा हो जाएगा। कि नौशहरा के ऊपर 10,000 आदमी ने अटैक किया था और उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया था। बकरीद था और चिंगस से उन्होंने बोला कि हम अभी यहाँ चिंगस में पहुँच गए हैं और अभी दावा बोलना है नौशहरे के ऊपर। और 2:30 बजे नौशहरा मस्जिद में हमने चाय पान करना है। तो उस उस्मान साहब ने जम्मू रेडियो स्टेशन लिया था। जम्मू रेडियो स्टेशन से अनाउंस कराया था कि वेलकम, आइए, गरम गरम चाय हम अरेंज कर रहे हैं, गरम गरम चाय पिलाएंगे, लेकिन एक शंका में मत रहना कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी। पीर पंजाल के दोनों ओर कबायली आगे की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ जम्मू पर खतरा था, दूसरी ओर श्रीनगर पर। माउंटबेटन ने भारत सरकार को सलाह दी कि जब तक कश्मीर भारत से जुड़ने का औपचारिक समझौता नहीं करता, तब तक उसे मदद देना सही नहीं होगा। महाराजा हरि सिंह ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान के अत्याचार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब आखिरकार 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। अगस्त के बाद से छोटे छोटे ग्रुप में हमला करने वाले कबायली 22 अक्टूबर तक संगठित समूहों के तौर पर नजर आने लगे। पाकिस्तान के इस प्लान का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। इसके तहत पुंछ से होते हुए जम्मू, उड़ी बारामूला से होते हुए श्रीनगर, हाजी पीर पास से होते हुए गुलमर्ग पहुंचने का प्लान था। यह काम कबायलियों के लश्करों को करना था। एक लश्कर यानी 10,000 लड़ाके और कुल 20 लश्कर काम पर लगे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट पर थी। जम्मू पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड सियालकोट में तैयार थी। पाकिस्तान आश्वस्त था कि सब योजना के मुताबिक ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के सपनों को रौंदने के लिए भारतीय सेना उड़ान भर चुकी थी। 26 अक्टूबर को भारतीय सेना ने कश्मीर की ओर कूच कर दिया। हालांकि भारतीय सेना का फोकस तब श्रीनगर की ओर अधिक था। यह बात सेना की तैनाती में भी नजर आई। तब रिसोर्सेज बहुत कम थे, संसाधन इतने कम थे कि इंडियन आर्मी जो थी हमारे पास, वो सैन्य शक्ति बहुत ही कम थी और मेनली फ्रंट्स पे वो एंगेज थे कवालियों के साथ, पाक आर्मी के साथ, जो कि उसमें लगातार हमला कर रहे थे। तो जब ब्रिगेडियर उस्मान को यहाँ के पदभार संभाला गया, तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के चलते उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ के स्थानीय स्कूलों, कस्बों एवं जो गांव थे वहाँ जाकर वहाँ के युवा और बाल सैनिकों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में सम्मिलित हों एज ए बाल सैनिक, ताकि वो मातृभूमि की रक्षा कर सकें। आज ये पूरा इलाका आपको सुसज्जित दिख रहा है, एक मेमोरियल में तब्दील किया जा चुका है, लेकिन 1947-48 के समय ये वो इलाका था जहां से रहकर इस पूरे क्षेत्र की लड़ाई को नियंत्रित किया जा रहा था। दरअसल नौशेरा इकलौता ऐसा हिस्सा रह गया था जहां पर भारतीय फौज थी, उनके साथ आम नागरिक थे, और जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से भाग कर आए थे शरण लेने, वो यहाँ पर रह रहे थे, महफूज खुद को महसूस कर रहे थे। पर मुश्किल ये थी कि केवल नौशेरा को बचाए नहीं रखना था, बल्कि जो कबायली हैं, जो पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स जो कि एक छद्म वेश में यहाँ पर पहुंच चुके थे, उन सबको पीछे की ओर धकेलना भी था। नौशेरा एक कटोरे की तरह है। उत्तर में तैनधार, पूर्व में पीर पंजाल और दक्षिण और पश्चिम में कोटीधार। नौशेरा जम्मू से सड़क से जुड़ा था और वहां से एक सड़क पश्चिम की ओर झांगड़ की ओर जाती थी, दूसरी राजौरी और पुंछ। जैसे ही ब्रिगेडियर उस्मान ने कमांड ली, सबसे पहले उन्होंने एक सिचुएशन एनालाइज करी और जैसे कि हमारे फौज में कहते हैं, एक टैक्टिकल सिचुएशन को एनालाइज किया कि अगला क्या स्टेप होगा दुश्मन का, एंटिसिपेट किया। तो इसमें उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि नौशेरा जो शहर है, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवंबर के अंत तक इस क्षेत्र में लड़ाई की कमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के हाथों में सौंप दी गई। उस्मान जो जितने वीर थे उतने ही मजबूत थे उनके उसूल। देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल जिसके विश्वास ने पाकिस्तान के तिकड़मी चेहरे पर हिंदुस्तान का पहला तमाचा जड़ा था। ये कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। पहले बताते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की वो क्रांतिकारी योजना जिसने इस सेक्टर में पाकिस्तान का खेल पलट दिया। जब ब्रिगेडियर उस्मान को यहाँ के पदभार संभाला गया,
तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के चलते उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ के स्थानीय स्कूलों, कस्बों एवं जो गांव थे वहाँ जाकर वहाँ के युवा और बाल सैनिकों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में सम्मिलित हों एज ए बाल सैनिक, ताकि वो मातृभूमि की रक्षा कर सकें। संसाधनों और संख्या बल की भारी कमी से जूझते हुए ब्रिगेडियर उस्मान इस सोच में थे कि इससे कैसे पार पाया जाए, जब एक रिफ्यूजी कैंप में खेलते बच्चों पर उनकी नजर पड़ी। इन बच्चों की उम्र यही कोई 12 से 16 साल के बीच थी। ब्रिगेडियर उस्मान ने उनसे पूछा कि देश की सेवा के लिए कौन कौन उनका साथ देगा। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ जब हिंदुस्तान का हर एक बेटा उनके साथ खड़ा होने के लिए तत्पर दिखा। हमारे जज्बात ऐसे थे कि हमको डर का तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। हमारा तो वो भरा हुआ था कि हमने मरना तो सीखा ही नहीं है, जिधर भी बोलेंगे उधर ही जाएंगे, उधर ही जाकर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये बच्चे तो जंग लड़ने को भी तैयार थे, पर ब्रिगेडियर उस्मान ने उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें कुछ अलग जिम्मेदारियां दी। मैं 1-2 हफ्ते डाक का कैसे रिसीव करने, कैसे डिस्पैच करना है, वो क्या क्या प्रेसिडेंस है उसका, कितने टाइम के अंदर उसका एक्शन होना है। बारह, 13, 14 साल ये भी कोई उम्र होती है, लेकिन भारत की ताकत यही है। उम्र नहीं, दिलों का वो हौसला देखिए। जब लगा कि अपनी मिट्टी पर इस तरह का खतरा है, तो हर एक बच्चा खड़ा हो गया। हर एक बच्चे ने अपना हाथ उठा दिया कि हाँ, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं मातृभूमि की रक्षा में आपका समर्थन करूंगा। बचपन बेफिक्र खुशियों में गुजरता। बचपन अल्हड़ मस्तियों से भरपूर। पर जब देश पर संकट हो तो उम्र के मायने ही नहीं रह जाते। हिंदुस्तान के बाल सैनिक अपनी उम्र से कहीं बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? डर तो वो दूर ही हो गया था, डर तो था ही नहीं। जिधर गोला पड़ता उधर ही हम कूद कर जाते थे, जिधर गोली चलती थी उधर ही जाते थे, हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं। हमारे वालिद साहब भी शहीद हो गए, हमारे चाचा भी और भाई भी ख़त्म हो गए और शहीद हो गए, और मैं अकेला रह गया और मैं फिर पीछे नहीं हटा। फिर मैं फौज के साथ आगे ही रहा हूँ, आगे ही लड़ाई में जाता रहा हूँ। जितनी पोस्टें आगे ली है, मैं खुद आगे सोगाई फौज के साथ को मैं आगे जाता रहा हूँ। ब्रिगेडियर उस्मान की देखरेख में इन बाल सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग अधिकतर शारीरिक चुस्ती के लिए थी और युद्ध भूमि में कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए भी। जहां तक युद्ध भूमि में खतरों का सामना करने का सवाल था, तो डर नाम की चीज इनके जहन में थी ही नहीं। ये उसमें बचपन में ना, ये जो हमेशा ये पटाखे या गोलियां बारी चलती है, तो दिवाली का भोजन नज़ारा आता है। बच्चा लोग सोचते हैं दिवाली है, ठीक, तो उससे ध्यान चला जाता है। ये साए की तरह ब्रिगेडियर उस्मान के साथ रहते, युद्ध भूमि में बेधड़क किसी भी काम को अंजाम देते। लेकिन इस बीच रण क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत चिंताजनक होती जा रही थी। पाकिस्तान रणनीति के तहत ऐसे आगे बढ़ रहा था कि पुंछ तक कब्जा कर कश्मीर को भारत से काट दे। उसने झंगड़ पर कब्जा भी कर लिया था,
झंगड़ पर कब्जे के जरिए नौशेरा, राजौरी और पुंछ पर नियंत्रण करने में आसानी हो रही थी। भारत को अगर अपनी पकड़ बनानी थी तो नौशेरा से पूरी तरह पाकिस्तान को बेदखल करना था। लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा हुए, उनकी विज़िट हुई नौशेरा में। वो आए और एक डिस्कशन बैठी और इस डिस्कशन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि आसपास का जो इलाके हैं, जो हाई फीचर हैं नौशेरा के चारों तरफ, उधर कहाँ कहाँ दुश्मन का ज़्यादा दबदबा है, तो उनको पहले कैप्चर किया जाए। तो इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि एक जगह थी कोट। इसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन कोट के इलाके में बैठ के हमारे जितने भी मिलिट्री ट्रक्स थे, कॉन्वॉयज़ थे, इस पे नज़र गड़ाए बैठा हुआ था और हमारे रीइंफोर्समेंट, इन सब पे बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ रहा था। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने उस समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि जिसका नाम था ऑपरेशन किपर। पाकिस्तान को भी मालूम था कि यहाँ फतेह के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए 6 फरवरी 1948 को उसने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये उस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व ऐसा था कि उसी दिन दोपहर 3 बजे तक भारत ने जीत हासिल कर ली। उसके बाद इनको 50 पैरा ब्रिगेड की कमांड दी गई। 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 50 पैरा ब्रिगेड जो थे वो अब एडवांस कर रहे थे नौशेरा की तरफ। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई के बाद नौशेरा को कैप्चर किया गया था और उसमें कोई 2000 दुश्मन जो है वो खेत हुए थे, कोई 1000 मारे गए थे, 1000 घायल हुए थे। और तभी से इनको नौशेरा का शेर नाम दिया गया था। सब जगह मशहूर हो गए थे ये द टाइगर ऑफ नौशेरा। पाकिस्तान ब्रिगेडियर उस्मान के नाम तक से नफरत करता था। हम आपको बताते हैं आखिर क्यों। देश का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के एक बहुत काबिल अफसर थे। पाकिस्तान ने सोचा कि अब जब बंटवारा हो रहा है तो ब्रिगेडियर उस्मान तो पाकिस्तान को ही चुनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ रहना चाहता हूं। पाकिस्तान को यह बात बहुत चुभी थी। ब्रिगेडियर उस्मान बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। 1935 में वो सेना के बलूच रेजिमेंट में कमीशन हुए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उनके सामने मोहम्मद अली जिन्ना की ओर से एक पर्सनल ऑफर आया कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। उन्हें मुसलमान होने की दुहाई दी गई। उस्मान बार बार ये कहते रहे कि उनका मजहब चाहे जो भी हो, उनका देश हिंदुस्तान है। तब जिन्ना ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे ठुकरा पाना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। ब्रिगेडियर उस्मान मैम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी थे। उन्होंने निश्चय लिया कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा, भले आप मुझे कोई भी उपाधि दे दे, लेकिन मैं इस देश में ही रहना चाहता हूँ। उस्मान ने पाकिस्तान के हिस्से जा चुकी बलूच रेजिमेंट को छोड़ दिया और भारत के डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। मोहम्मद उस्मान की उम्र उस समय 34 साल थी। दूसरे विश्व युद्ध में बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें इस छोटी उम्र में ही ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी मजबूत रहा है। उन्होंने इससे पहले कई बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था। उनके इस पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको यहाँ पे लाया गया। ब्रिगेडियर उस्मान अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। अपने वेतन का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। बच्चों के प्रति यह स्नेह ही था कि उन्होंने बाल सैनिकों की टुकड़ी खड़ी की थी और उन पर भरपूर विश्वास रखते थे। उन्होंने बोला, उन्होंने देखा हमारे काम देखे। जिस वक्त बहुत पोस्टों पर जाते हैं इधर उधर दौड़ भाग करके, तो सब राशन वगैरह पहुँचाते, खाना वगैरह पहुँचाते, तो बोलते बहुत काम करते हैं ये बच्चा लोग, इनको हम साथ ही रखेंगे। हमको साथ ही टच कर लिया और साथ ही काम करते रहे। मोर्चे वगैरह बनाने, जिधर जाना टैग करना, जाना उधर दिखाना, भाई हाँ ये पोस्ट मारनी है तो चले आगे आगे पोस्ट मार कर आना।
नौशेरा अब तक कब्जे में था, पर ब्रिगेडियर उस्मान खुश नहीं थे क्योंकि झंगड़ की हार उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो उस इलाके को वापस नहीं ले लेंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे। अब उसे वापस लेने की बारी थी। झांगड़ कैप्चर हो जाने के बाद झांगड़ को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को दी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की काबिल अगुवाई में सारे सैनिक और बाल सैनिक पूरे जोश और बहादुर के साथ लड़े। बिल्कुल उन्होंने प्रॉमिस किया था, अंटिल अनलेस आई एम नॉट विड्रॉइंग मीरपुर, और मेरा खोया हुआ इलाका जब तक मैं नहीं लूँगा, मैं चारपाई पर नहीं सोऊंगा। हिंदुस्तान झांगड़ वापस लेने की रणनीति बुन रहा था और पाकिस्तान झांगड़ के जरिए नौशेरा को वापस हासिल करना चाहता था। लेकिन हिंद की सेना जब कुछ ठान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव है। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में झांगड़ अब भारत का हिस्सा था। भारतीय सेना के हाथों अपने चूर चूर होते अहंकार और चौपट होते षड्यंत्र से पाकिस्तान छटपटा रहा था। झंगड़ की हार उसे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। एक तो उस हार ने उसे घुसपैठ के रास्ते को बदलने पर मजबूर किया था, और दूसरा उस जीत के हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जिन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया था और अब एक के बाद एक इलाके दुश्मन के जबड़ों से खींचकर वापस ले रहे थे। पाकिस्तान बदला चाहता था। उम्मीद नहीं थी, मतलब क्या कमी रह गई थी जो तुम लोग पीठ दिखाकर वापस आ गए? भारतीय सेना जो है वो 1 फरवरी 1948 तक कोट को कैप्चर करने में सक्षम रही, और इसका दबाव आप ये कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना पे, लोकल कबायलियों पे इतना ज़्यादा पड़ा कि उन्होंने उस समय जो ब्रिगेडियर उस्मान थे उनके सर के ऊपर रिवॉर्ड रखा। वो था 50,000 रुपए का रिवॉर्ड। जो पाकिस्तान अब तक ब्रिगेडियर उस्मान की इज्जत करने का ढोंग रच रहा था, वो अब अपनी लुटी हुई इज्जत की कीमत लगा रहा था। पर पाकिस्तान ने कोशिशें नहीं छोड़ी थी। झांगड़ को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने एक दफा अप्रैल में, 2 बार मई में, फिर जून में और एक बार 3 जुलाई को हमला बोला, पर वो झांगड़ में दोबारा कदम नहीं रख पाया। ब्रिगेडियर उस्मान अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। पाक सेना घात लगाकर बैठी थी, मौके का इंतजार कर रही थी। 3 जुलाई 1948 शाम के लगभग 6 बज रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक फोन कॉल बुक कराया था। हम तो उधर बैंकर वगैरह ही खोद रहे थे, तो वो उधर से गोला मारा उन्होंने, तो वो उधर पत्थर है पहाड़, उधर पत्थर के साथ गोला, मतलब वो खड़े होकर बोल रहे थे जवानों को, जवानों फिक्र मत करो, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा हौसला मत करना। तो हम तैयार हैं, कोई नहीं है। तो गोला उधर ही पड़ा। पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग चल रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक ऑफिसर ने कहा कि वो इस इलाके से चले जाएं क्योंकि वहां बहुत खतरा है। पर ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि अगर उनके सैनिक खतरे का सामना कर रहे हैं तो वो खुद की सुरक्षा की चिंता कैसे कर सकते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान के पूरे शरीर में छर्रे घुस गए। बाल सैनिकों के लिए यह सदमा ऐसा था मानो किसी अपने को खो दिया हो, पर उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनके शरीर को वहां से बाहर निकाला। तो यहाँ फिर इनको 3:30 बजे CJ3 जीप के ऊपर हम लोगों ने रखा है। तो बाल सेना के 3 आदमी, एक ड्राइवर आर्मी का, यहाँ से ले गए निशारम में। निशारम में जाकर बरामदा में उनका डेड बॉडी उतारा है। ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, पर उनके संस्कार, उनकी दी हुई सीख आज भी उन बाल सैनिकों की बूढ़ी आंखों में जिंदा है।
लगभग 14-15 साल की आयु में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हुए बाल सैनिक बलदेव सिंह, और फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए सेना से सेवानिवृत्त हवलदार बलदेव सिंह। ये वो पूरा समूह है बाल सैनिकों का। उस समय देखिए कैसे 12 से 16 साल की उम्र के बीच इन सब की उम्र थी और किस हौसले के साथ ये देश के लिए लड़े थे। नौशेरा के जर्रे जर्रे में वफादारी की खुशबू है। सरहद से लगते इलाकों में राष्ट्र प्रेम का वही जज्बा आज भी है जिसने 75 वर्ष पहले पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था। उस पीढ़ी के संस्कार आज की पीढ़ियों तक पहुंचे हैं। सरदारनी प्रीतम कौर के परिवार में हर पीढ़ी ने भारतीय सेना में योगदान दिया और आज भी दे रहे हैं। और आज भी मेरे पोते 4 फौजी। अच्छा, 4 पोते। सरदार बलदेव सिंह आगे चलकर भारतीय सेना में शामिल हुए और देश के लिए जंग लड़ी। हमारी लॉटरी खुल गई इधर से पोस्टिंग के इशारे से, वहाँ गए 720 में 48 ब्रिगेड में गई है। तो 63 ब्रिगेड वालों ने बोला कि हमें ऑपरेटर 3 चाहिए, हमारे 60 हैं, हम फौज पे मूव कर रहे हैं इंदर चाइना। तो वहाँ चले गए, वहाँ से 6 महीने उधर गए, वापस अम्बाला में आए। फिर लाठी खुल गई, गोवा की लड़ाई, गोवा में चले गए, गोवा से वापस आए। एक रात अम्बाला में रहे, सीधे मिसामारी नेपाल में। सरदार बसंत सिंह सेना में शामिल नहीं हुए, लेकिन सिविल डिफेंस के जरिए सेना की परछाई बने रहे। हमारे नौजवानों ने बहुत काम किया। इधर जथेदार राम सिंह थे, सरदार हुकम सिंह थे, सुचान सिंह थे और 4-5 ये शहीद हो गए हमारे इधर। तो उन्होंने शहीदियाँ पाने से ये इलाका जो है हमारा बच गया है। यह जो नौशेरा नहीं तो बॉर्डर जम्मू होता। इन बूढ़े चेहरों की झुर्रियों की सारी सलवटें सरहद की मौजूदा रेखा की कहानी कहते हैं। ये बताते हैं हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा क्यों है। उम्र केवल एक आंकड़ा है, लेकिन इन बाल सैनिकों ने अपने साहस से उसे इतिहास में तब्दील कर दिया। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।